नेक्स्ट पीरियड है बच्चों जीएस का ओरल में हमेशा की तरह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या है। लास्ट पीरियड में जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये था कि जो नरेगा है वो कौन से सन में स्टार्ट हुआ था। तो आपको याद होगा 2006 में हुआ, 2006 में 2 फरवरी में। और उसकी फुल फॉर्म बताई थी क्या? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये था नरेगा। अब उससे आगे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नरेगा था हमने तो पता कर लिया कि नरेगा है क्या, है ना। तो मैंने कहा था कि इस स्कीम के तहत जो है कम से कम इतने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, मतलब यही है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कि इस एक्ट के द्वारा कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है। बाद में कुछ मॉडिफिकेशन भी हुए हैं इसमें, वो एक अलग बात है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि सबसे पहले ये भारत के कौन से राज्य में स्टार्ट हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। डेट वगैरह तो हमने लिखी थी, जिसे लिखना है पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहो, जिसे सुनना आपने ध्यान से सुनते रहो। तो जो नरेगा है ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था भारत में कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। मैंने एपी करके लिख रखा है, बाकी आप एपी मत लिखना, आप तो पूरा नाम लिख लेंगे क्योंकि एपी से तो अरुणाचल प्रदेश भी हो, आप पूरा लिख लेना आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साइंस का है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि एक शब्द होता है साइंस के अंदर पारसेक। तो पहले तो ये पूछा कि ये जो पारसेक है ये किस चीज की यूनिट है? तो दूरी की यूनिट है, डिस्टेंस की, है ना। डिस्टेंस की यूनिट है और सबसे बड़ी होती है। डिस्टेंस की सबसे, जो आपने सुने होंगे प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, उनसे भी बड़ी होती है, ठीक है। और पारसेक जो है साइंटिस्ट का नाम था जिसके ऊपर ये नाम पड़ गया है। तो कोई आपसे पूछे कि पारसेक जो है किस राशि की यूनिट है, मतलब मात्रक है, तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस का है, यानी कि दूरी का। उसके बाद पूछा है कि जो एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम को लिखते ऐसे हैं और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। फिर ये पूछा है कि ये किस चीज की यूनिट है? ये भी डिस्टेंस की है, ये भी डिस्टेंस की है। आपको याद होगा डिस्टेंस माने दूरी। कुछ दिन पहले मैंने इसका आपको एक रिलेशन बताया था मीटर में, किसी को याद हो तो बताओ। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। तो अब सोच कर देखो, जब ये मीटर के इक्विवेलेंट आ रहा है और मीटर किसकी यूनिट होती है? दूरी की, यानी कि डिस्टेंस की। तो एंगस्ट्रॉम भी किसकी होगी? दूरी की ही होगी, डिस्टेंस की ही होगी। सेंटीमीटर का ध्यान रखना, जो मैं कह देता हूँ आपको। ऑप्शन में मीटर आ रहा है या सेंटीमीटर, क्योंकि रटा हुआ होता है 10 की पावर -10 और वो सेंटीमीटर लिख देगा इसके बाद और आपका हो जाएगा गलत। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मुझे यही चीज सेंटीमीटर में लिखनी है तो क्या लिखूं? 10 की पावर -8, क्योंकि 100 का मतलब क्या है? 10 की पावर 2 और ये क्या है? 10 की पावर -10। तो जब जुड़ेंगी तो पावर माइनस हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो जो सा भी ऑप्शन आ रहा है उसका बहुत ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि भाई 10 की पावर -10 ही है बस निशान लगा दे, काम खराब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ये तो हम सब जानते हैं कि जो गति के नियम दिए थे वो न्यूटन ने दिए थे, है ना। 3 नियम दिए थे ना, गति के नियम कह रहा हूं, सॉरी। उसके जो 3 नियम थे आपके, नंबर 1 क्या था? जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा क्या था? F = ma। और तीसरा क्या था?
एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ये 3 नियम दिए थे किसने? न्यूटन। तो अब आपसे पूछा गया है कि न्यूटन ने ये जो नियम थे ये एक बुक में पब्लिश किए थे पहले, वो बुक कब पब्लिश हुई थी, उस बुक का नाम क्या था? न्यूटन ने, सभी जानते हैं, 3 नियम दिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। और आज ये पूछा है कि ये पहले एक बुक में पब्लिश हुए थे, उस बुक का नाम क्या है, कौन से सन में? तो बुक का नाम है बच्चों प्रिंसिपिया, PRINCIPIA, प्रिंसिपिया बुक का नाम है। और ये 1667 में पब्लिश हुई थी, 1667 में ये पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी किताब, जिसमें 3 नाम आए थे प्रिंसिपिया। और मैं हमेशा पूछता हूँ आपको, जो न्यूटन है ये कौन से देश का है? ब्रिटेन। ब्रिटेन कह लो या इंग्लैंड कह लो, क्या कह लो? ब्रिटेन, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जो एस्केप वेलोसिटी होती है, पृथ्वी की यानी कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, ESCAPE, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इसे हिंदी में कहते हैं पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग। किसी को याद है तो बताइए कितना होता है एस्केप वेलोसिटी? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही जवाब, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो हिंदी में मैंने क्या बोला अभी? पलायन वेग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। पलायन का मतलब होता है चले जाना, कहीं से कहीं को चले जाना होता है। तो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी पे क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ग्रेविटी। तो अगर हम किसी भी चीज को, जैसे रॉकेट वगैरह छोड़ते रहता है इसरो, तो उसे पृथ्वी की ग्रेविटी से तो बाहर निकालना होगा, तभी तो स्पेस में जाएगा। तो एक ऐसी वेलोसिटी का पता होना चाहिए कि जो वो पृथ्वी पे लौट के ना आए, कोई भी वस्तु उसी ग्रेविटी से बाहर चली जाए, पर उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। मतलब किसी भी वस्तु को जिसे हमें पृथ्वी से बाहर निकालना हो या पहुंचाना हो, अगर मैं उसे इतना वेग दे दूं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चली जाएगी, यानी कि स्पेस में चली जाएगी, और वो वापस नहीं आएगी। समझ रहे हो? कोई चीज में ऊपर उठा के फेंकूंगा तो नीचे आके गिरेगी, क्योंकि मैं उसे इतनी स्पीड नहीं दे पाया। ये मतलब हुआ ऐसा, ठीक? तो 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर कोई चीज चली जाए, ये मिनिमम है, मतलब मैक्सिमम जैसे कितनी रख लो, इतनी होनी चाहिए। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं VE से, ऐसे। कहीं अगर VE लिखा आ गया, ये का मतलब एस्केप है ना? तो सर समझे कि क्या है? पलायन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फिर यही कि एस्केप वेलोसिटी बताओ इस बार मून की, चंद्रमा की। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि चंद्रमा पे जो एस्केप वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, मतलब इसके मुकाबले कम होगी। क्यों? वही रीजन है, क्योंकि जो चंद्रमा पे जो ग्रेविटी है वो कम है। जब ग्रेविटेशन फोर्स वहां पे या ग्रेविटी कम है, तो फिर स्पीड भी तो कम ही चाहिए उसके क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, सीधी सी बात है ना? तो चंद्रमा पे जो ग्रेविटी है कितनी होती है? 1/6। पृथ्वी पे जितनी भी है उसको अगर मैं 6 से भाग दे दूं, 9.82 के बात कर चुके हैं हम, जानते भी हो आप, तो क्या आ जाती है? चंद्रमा की ग्रेविटी आ जाती है। तो इसकी होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि चंद्रमा के लिए बस इतनी ही स्पीड चाहिए, और अगर इतनी स्पीड दे दी तो चंद्रमा के वायुमंडल से या चंद्रमा से बाहर निकल जाएगी, वो चीज वापस नहीं आएगी, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? किलोवाट आर बोलते हैं, पावर, शक्ति। शक्ति बोल रहा है, यानी हिंदी में शक्ति और इंग्लिश में पावर एक ही बात हुई है ना? और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं आपको शायद,
मुझे याद आ रहा कहीं ना कहीं मैं डिस्कस किया था ऐसे, आपके बैच में ही किया था। शक्ति, लेकिन जो ये यूनिट है बच्चों ये है एनर्जी की। एनर्जी माने ऊर्जा, और इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है और यही हाल होता है जो आपका हुआ है। और जब मैंने समझाया था पहले आपको, तभी मैंने बात क्लियर की थी कि स्टूडेंट इसे देखता है किलोवाट, वो देखता है कि वोट किलोवाट तो किसके हैं, पावर के, तो फिर ये भी किसका हो जाएगा, पावर का हो जाएगा। लेकिन ये तभी होता है जब ये आर ना होता है, ठीक है। ये वो वाली बात है जब मैंने आपको ये बताया था कि घर में जो बिजली का बिल आता है उसे यूनिट कहते हैं कॉमर्शियल लैंग्वेज में, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर, कि भाई 1 घंटे में कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है। और बिजली का मतलब क्या है, एनर्जी। तो ये जो मात्रक है, जो यूनिट है किसका है, ऊर्जा का है, एनर्जी का है। इसे आगे ना भूलें अब, या जो पहली बार पढ़ रहा है सुन रहा है वो ध्यान से सुने और समझे। ये बात समझ में आई नहीं आई? वाट और किलोवाट अगर होते तो किसके होते, पावर के, यानी कि शक्ति के। उसके साथ ये टाइम ऐड हो रहा है तो क्या बन जाएगा, एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जो इंडिया की फर्स्ट मिसाइल थी उसका नाम बताइए बस। पृथ्वी। तो जो फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया है, क्या कह रहे हो आप, पृथ्वी, सही कह रहे हो। पृथ्वी नाम की मिसाइल है जो इंडिया की सबसे पहली मिसाइल मानी जाती है। मिसाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रक्षेपास्त्र। क्या कहते हैं, प्रक्षेपास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत की पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला हो। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया, नोबेल अवार्ड जिसे मिला हो। ये बात तो शायद लास्ट पीरियड की ही है, तो वो बताइए आपने, मदर टेरेसा। कौन से फिल्म में मिला था, शांति में, यानी कि पीस में। और सन कौन सा था, 1979, 1979, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला जो मिस वर्ल्ड बनी थी। बेसिक से क्वेश्चन है, गीता आर्य। फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड, तो गीता फारिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी। अभी हमने कुछ दिन पहले रिवर वाटर पढ़ी थी, तो उसमें भी ये बताया गया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है, गोदावरी। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, तो नाम बताया आपने गोदावरी। इसकी लंबाई और बता दीजिए मुझे। 1400, वेरी गुड, 1465 मीटर। 14, बताइए क्या मीटर है, किलोमीटर, किलोमीटर। 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर गोदावरी। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, मतलब गोदावरी से नीचे लंबाई के मामले, कृष्णा। और तीसरे नंबर पे यमुना। कहाँ साउथ में, कावेरी। मतलब यही सीक्वेंस है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो सबसे लंबी नदी यही है, और इसी क्या कहते हैं, विरत गंगा भी कहते हैं।
इसे ही बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं शायद। 49वीं 49th पैरेलल लाइन समांतर रेखा इसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, अभी देखते हैं, ऑप्शन में नहीं है। कैनेडा यूएसए सर, कैनेडा यूएसए, वो तो रटने वाली बात है, कैनेडा यूएसए। वो नहीं मिलेगा तो वो मिलेगा। तो आंसर है यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। पूछा क्या जाता है कि 49वीं समांतर रेखा 49th पैरेलल लाइन कौन से दो देशों को अलग करती है? तो आंसर क्या आया? अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ठीक है, 49th। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो कौन सी बता रहे थे कि आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाली? 38। वही है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो 38वीं समांतर रेखा है पैरेलल लाइन वो करती है नॉर्थ कोरिया को किससे? साउथ कोरिया से। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है 38वीं समांतर रेखा 38 पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो अंगूर होते हैं ग्रेप्स, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कौन सा एसिड होता है? जो अंगूर होते हैं ग्रेप्स, कौन सा? मैलिक एसिड होता है। ये होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल यानी कि टार्टरिक एसिड। मैलिक तो मैंने एप्पल में बताया था, सेब। ठीक। और जितने भी फल होते हैं उनमें हल्का सा भी खट्टापन है या पहले वो कच्चे हैं तो क्या होता है? एसिड का ही परिणाम होता है। और अंगूर तो थोड़े बहुत खट्टे होते ही हैं, तो क्यों होते हैं? वो टार्टरिक एसिड की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा एसिड ऐसा है जिससे गोल्ड और सिल्वर को प्यूरिफाई किया जाता है, साफ किया जाता है? सोने और चांदी को, गोल्ड को या सिल्वर को साफ करना हो, प्यूरिफाई करना हो? अम्लराज। अम्लराज तो मैंने बताया था आपको कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसमें तो अगर सोना गिरोगे तो सोना ही पिघल जाएगा, साफ क्या होगा वो तो इतना तेज एसिड है कि सोने को भी क्या बना देगा? लिक्विड बना देगा। वो ढूंढते फिरेंगे कि भाई क्या था, कैसा था। ठीक है, तो ये तो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो इससे जो सोने चांदी की चीजें होती है उन्हें प्यूरिफाई किया जाता है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ड्रिंक होता है जिसे कहते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर ने पूछा है कि इसमें कौन सा एसिड होता है? सोडा वाटर जो पीने पाने का होता है सोडा वाटर, तो उसमें कह रहे हैं कि कौन सा एसिड होता है? आंसर है कार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल यानी कि कार्बोनिक एसिड। इसे आप ऐसे याद रखा करो, भूला मत करो, क्योंकि जब भी मैं करवाता हूँ ओरल जीएस काफी बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ और कई बार मैं पहले बता भी चुका होता हूँ, लेकिन वो ये है कि भूल भुलैया ऐसी हो जाती है, वो होनी नहीं चाहिए। जैसे ये भी मैं पहले पूछ चुका हूँ आपसे, लेकिन इनमें भी फिर कन्फ्यूजन होगा, तो ये कन्फ्यूजन एग्जाम के साथ कर जाएगा और वहाँ भी यही होगा। तो ध्यान से उस चीज़ को देखो, समझो, ट्रिक बनाओ, करो। अब जैसे आया सोडा वाटर तो शायद कन्फ्यूज फिर हो गए। ये मुझे बताओ कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं इनमें कौन सी गैस भारी होती है? CO2 भारी होती है। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं इनमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर में जो ड्रिंक हुआ तो कार्बन से पकड़ लो ना, तो कुछ ना कुछ सोच लिया करो उसके बारे में, तो फिर कन्फ्यूज नहीं हो सकते आप।
क्लियर है बात? तो इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है तो कि आई वॉश किया जाए तो कौन सा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? आई वॉशिंग समझ रहे हो? आंखों को धोने में। मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो किसी पेशेंट की आंख में प्रॉब्लम है, सूजन हो गई, लाल हो गई, या कोई बाइक से जा रहा था, कुछ गिर गया, उसकी आंख नहीं खुल रही है, तो डॉक्टर के पास जाएगा। जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो एक एसिड से उसे साफ करता है आंख। अब नॉर्मल भाषा में तो उसे कह देते हैं कि भाई डॉक्टर के पास स्पेशल पानी होता है, ऐसे बोल दिया जाता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी एक एसिड होता है। तो वो क्वेश्चन है कि आंखों को साफ करने के लिए या धोने के लिए कौन से एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा। आंसर है बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, कई बार आ चुका है एग्जाम में। बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है तो बता दोगे आप शायद, कि जो जंग के निशान होते हैं, कपड़े वगैरह पे जंग के निशान लग जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए कौन सा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं बताया गया। ये होता है, इंग्लिश में लिखा रस्ट स्पॉट, जंग के निशान। ठीक, तो इसका आंसर होता है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, OXALIC, ऑक्जेलिक एसिड से जंग के निशान हटते हैं जो कपड़ों पर लग जाते हैं। ठीक है, हालांकि फार्मूले वगैरह तो सभी के हैं, बोरिक एसिड भी है, ऑक्जेलिक एसिड भी, सर्फ के फार्मूले होते हैं, लेकिन फार्मूले जीएस में आते नहीं है मोस्टली, क्योंकि वो केमिस्ट्री का पार्ट है अलग से, तो डीप केमिस्ट्री हो जाती है। लेकिन फिर भी एक आधा कुछ ऐसा कॉमन सा होता है जो मतलब हमें पता होना चाहिए या पूछ लिया जाए, तो उनमें से कॉमन सा ही आ रहा है ऑक्जेलिक एसिड। उनके तो काफी हैवी हो जाते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया HNO3, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का पता होना चाहिए। तो ऑक्जेलिक एसिड का मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। पता हो किसी को बताओ ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला। ये होता है COOH और COOH, दो बार लिख लेते हैं, COOH COOH, इसे कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां इनके एटम कंबाइन कर देगा। C2H2O4, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? वो 4 बार आया है ना, तो इसलिए C2 दो बार है, H 2 बार है, और वो कितनी बार है? तो जब भी किसी एक एग्जाम में मैंने देखा है तो ये वाली फॉर्म लिखी हुई आई, C2H2O4, तो उसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चूहों को मारा जाता है, जो चूहों का जहर होता है, पूछा है कि इसमें कौन सा जहर होता है, क्या मिलाया जाता है ताकि वो चूहों को जहर बनाया जाता है? जिंक फास्फेट। यहां लिख दिया मैंने किलिंग रैट्स। चूहों को मारने के लिए क्या बताया आपने? जिंक फास्फेट बताया। सही हो, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है, फास्फेट नहीं है वो है फास्फाइड, जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है चूहों के जहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइंस है नेफ्रोलॉजी, NEPHROLOGY, हिंदी हो इंग्लिश हो, नाम है तो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको।
नेफ्रोलॉजी। बताइए किस चीज की स्टडी की जाती है इसमें, अगर याद हो कुछ? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में होता है किडनीज। किडनीज को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क, है ना। तो जो किडनी होती है ना, तो किडनी का जो अध्ययन किया जाता है उस साइंस को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस से ही है। सोडियम। तो सोडियम का सभी ने सुना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि सोडियम को किस चीज में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। क्योंकि इसे ओपन छोड़ देंगे तो खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसे प्रिजर्व करने के लिए, इसे बचाने के लिए केरोसिन में ही रखा जाएगा सोडियम को। और सोडियम का सिंबल आप जानते ही हो क्या होता है? Na। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। जो ब्लड होता है यानी कि रक्त, पूछा है कि इसके कितने पार्ट होते हैं? जो ब्लड है, खून यानी कि रक्त है, इसके कितने हिस्से होते हैं, मतलब इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये पूछा है। बायोलॉजी से क्वेश्चन है, साइंस का। आंसर है इसका दो हिस्सों में बांटा जाता है इसे। तो एक हिस्से का जो नाम होता है वो तो होता है प्लाज्मा, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं ब्लड कॉर्पुसल्स। प्लाज्मा को तो हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहा जाता है, जबकि इसे हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु, ब्लड कॉर्पुसल्स को। ठीक है। तो जो ब्लड है उसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं, याद रखें। एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड कॉर्पुसल्स या रक्त बिंबाणु कहेंगे हिंदी में। प्लाज्मा को तो प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड में ये जो प्लाज्मा होता है ये लगभग कितने प्रतिशत तक होता है? अब ब्लड के दो हिस्से हो गए, तो पूछा है कि प्लाज्मा लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो आंसर है 60%। आंसर है 60%, यानी कि 60% तो प्लाज्मा होता है और जो बच गया 40% हो गया है ब्लड कॉर्पुसल्स, यानी कि रक्त बिंबाणु। ऐसे मिलकर क्या बनता है? रक्त बनता है, यानी कि ब्लड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या चीज होती है, और जो भी वो चीज होती है वो कितने % होती है? प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा, मतलब प्लाज्मा भी किसी मिलकर बना होगा ना, लिक्विड है, तो ये भी तो बहुत सी चीजों मिलकर बना होगा। जैसे एटमॉस्फेयर है भाई, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस है, तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? ऐसे ही से पूछा जा रहा है कि भाई प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? जल। तो आंसर है वाटर। सबसे ज्यादा वाटर होता है, और वो भी होता है 90%। 100 में से 90% प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? जल ही होता है। बाकी जो अलग चीजें होती हैं। उसके बाद फिर पूछा है कि भाई सबसे ज्यादा तो क्या हो गया? वाटर हो गया।
अब पूछ रहे हैं कि दूसरे नंबर पे बताओ क्या होता है। ये बात प्लाज्मा की हो रही है बार बार। तो दूसरे नंबर पे है प्रोटीन। दूसरे नंबर पे होता है प्रोटीन और ये होता है 7%, 7% होता है प्रोटीन। तो 90 और 7 97 तो हो गए। तो मेजर तो यही है दो। उसके बाद दो लिखवा दूं, होते तो बहुत सारे, बाकी दो लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा याद रखना। प्रोटीन के बाद नंबर आता है सोल्ट। सोल्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? लवण। तो ये होता है 0.9%, यानी कि 1 भी नहीं है, 0.9%। और ये बोल लीजिए ग्लूकोज, ये होता है 0.1%। ये चार चीज आप याद रखें इसी सीक्वेंस में, ठीक है। तो आपको बताया गया कि रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड कॉर्पुसल्स, यानी कि रक्त बिंबाणु, जिसमें प्लाज्मा कितना होता है? 60%। फिर पूछा गया कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो वाटर होता है, वो कितना होता है? 90%। फिर तीन और याद रखिए। दूसरे नंबर पे क्या है? प्रोटीन, लगभग 7%, है ना। आपने तो सब लगभग ही है, पर नंबर आपको इससे मिल जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होता है कुछ। नंबर 3 पे क्या है? सोल्ट, 0.9%। और नंबर 4 पे क्या है? ग्लूकोज, यानी कि 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फिर प्लाज्मा से संबंधित है, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, कि अगर इस प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है इन चारों चीजों से मिलकर बना है, या और भी हो सकती है एक दो चीज, है ना, मेन चार चीज ये होगी। तो फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर प्लाज्मा में से इस प्रोटीन को अलग निकाल लिया जाए, इस प्लाज्मा में से इस प्रोटीन को अगर सेपरेट कर लिया जाए, तो जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे? उसका नाम है सीरम। क्या नाम है? ये मैंने P- लिख दिया, यानी कि प्लाज्मा में से प्रोटीन को हटा लिया गया है, तो क्या बचा है? सीरम। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये जो बचेगा उसका नाम होगा सीरम, ठीक। यहाँ एक लाइन और ऐड करूंगा अपने पास से। साथ साथ में प्रोटीन तो निकाला ही जाता है, एक एलिमेंट और होता है, उसका नाम होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक। वो भी निकाला जाता है, वो भी एक तरह का प्रोटीन ही है, एलिमेंट तो नहीं कहना चाहिए, वो भी एक तरह का क्या है? प्रोटीन ही है। तो उसका भी अगर नाम आ जाए तो उसका भी स्पेशल याद रखो, फाइब्रिनोजन। देख लो ऊपर कहीं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, FIBRINOZEN। क्लोटिंग के लिए क्या होता है? बेटा क्लोटिंग के लिए फिब्रिनोजन क्लोटिंग के लिए आता है ना ये? हाँ, FIBRINOZEN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो बच गया था दूसरा हिस्सा, कौन सा? ब्लड कॉर्पुसल्स, यानी कि रक्त बिंबाणु। तो ये तो मैं पता चली गया कि कितने परसेंट है? 40% है, और ये 60% प्लाज्मा था। तो अब ये पूछा है कि ये कितने हिस्सों में बटा होता है? 3 में। तो यहाँ जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं यहाँ ब्लड कॉर्पुसल्स से लिख रहा हूँ BC, ब्लड कॉर्पुसल्स, यानी कि रक्त बिंबाणु। तो सही कह रहे हो आप, इसके 3 भाग होते हैं, 3 हिस्सों में बटा होता है। उसके नाम भी पता ही होंगे आपको, एक तो RBC हो गया, एक WBC हो गया, और एक होगी प्लेटलेट्स। ये तो थोड़े कॉमन से नाम है, पढ़ता रहता है स्टूडेंट। तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है? ब्लड कॉर्पुसल्स बनता है, यानी कि इसके अंदर ही पाए जाते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो सुनिए, कम हो जाती है, बीमारी होती है, तो वो जो पार्ट है वो इसी का पार्ट है, इसका ब्लड कॉर्पुसल्स का।
आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि WBC में और RBC में रेशो बताओ। भी कभी पढ़ रखा होगा, बेसिक से क्वेश्चन है। WBC और RBC में अनुपात बताओ, रेशो बताओ। चलो ये बताओ, इन दोनों में कौन सा कम होना चाहिए और कौन सा ज्यादा होना चाहिए? मतलब RBC ज्यादा होना चाहिए और WBC कम होना चाहिए। बिल्कुल सही हो आप। WBC कम होता है और RBC ज्यादा होता है। तो ये रेशो होती है 1:600, 1:600 के अनुपात में। ये मैंने स्पेशली इसलिए कह दिया, ऑप्शन में 600:1 भी लिखा आएगा, 1:600 भी आएगा, इसलिए मैंने बात हाईलाइट की है। कम कौन है? WBC। अब पता नहीं वो क्वेश्चन में RBC पहले लिख के दे रहा है या WBC लिख के दे रहा है, उसका आप ध्यान रखें। WBC हमेशा कम है, RBC हमेशा। WBC की फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। सेल्स नहीं बोलते थे, और आप सेल बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, यही वर्ड होता है। ठीक है, सेल जो है पूरा नाम है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और यह है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, जिन्हें सेल कह दिया जाता है बाद में। ठीक, बाकी नाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा आपको कि जो ब्लड है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। और ये किसकी बात हो रही है? ह्यूमन ब्लड की, है ना? ऐसा नहीं किसी का भी ब्लड, बात किसकी होती है? ह्यूमन ब्लड की। तो ह्यूमन ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है, जो आपको याद है। और जब भी पीएच का जिक्र आ जाता है, मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिससे डिसाइड होता है क्या एसिड है क्या बेस है, ये डिसाइड होता है। ये याद रखें। तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से मैंने ब्लड से संबंधित करा दी मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बाकी जो मुझे लग रहा है कि छाड़ के देने चाहिए, इसलिए साथ साथ ही ढूंढ रहा हूँ, सर साथ साथ ही आपको बता रहा हूँ कि जो एक अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वो रिवाइज हो जाए आपका, या आपको पता चल जाए। पूछा है कि जो स्टोन हो जाता है, ठीक है, हम कर चुके हैं चर्चा पहले इस पे। स्टोन मतलब पथरी जो हो जाती है शरीर के अंदर, समझ गए? वो किससे मिलके बनती है, ये पूछा है। ऑक्जेलिक, फिर अधूरा नाम याद आया है ऐसे ही कुछ। हाँ, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो जो पथरी बनती है शरीर के अंदर, किडनी वगैरह कहीं बन जाए, वो जो एक कंबाइंड या कलेक्टेड फॉर्म होती है, वो किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। स्टोन यानी कि पथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये तो सभी जानते हैं, बाकी कुछ मुझे बताना था, लिख रहा हूं कि मानव शरीर में टोटल बोन्स कितनी होती हैं? टोटल हड्डियां होती हैं 206, है ना? लेकिन साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जो शासन व्यवस्था है उसमें कितनी होती हैं? वो अलग अलग किताबों की फिर वही बात आ जाएगी। मेरे हिसाब से जो होती है 208, 208, दो ज्यादा होती हैं। बाकी वो क्यों होती है वो एक अलग बात है, तो छोड़ो, फिलहाल तो भी याद रख लो। जिसे नहीं पता बोन्स कितनी होती है ऐसे मानव शरीर में 206 होती है, ये सभी जानते हैं मोस्टली। अब अगला क्वेश्चन ये है, जो हेड होता है सिर, ये अब इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस हेड में यानी कि सिर में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं?
बस जैसे सिर कहना चाहिए, खोपड़ी खोपड़ी कहना चाहिए, स्कल मतलब 8 हो 6 सबको जोड़ के बता देना। 28 आंसर है 29। एक छोड़ दी कहीं आपने, वो अभी चर्चा करेंगे कहाँ है कैसे है। तो जो टोटल हड्डी होती है वो कितनी होती है, वहाँ पे लिखा है सिर यानी कि हेड 29 होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो 29 है किसमें कहाँ कहाँ क्या क्या होती है, जो भी बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि जो ईयर है यानी कि कान, बताओ कान में पूछा है, कान में कितनी होती हैं? वेरी गुड। तो जो ईयर होता है कान, उसमें तो कितनी होती है? 6 होती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रखा है जो फोरहेड होता है यानी कि फोरहेड मतलब माथा, आगे का फोरहेड, बताइए फोरहेड यानी कि माथे में कितनी होती है पूछा है, इसमें होती है 8, इसमें कितनी होती है? 8 होती है। फिर पूछेगा आपसे कि जो फेस बनाती हैं, चेहरा बनाती हैं, फेशियल बोन्स कह देते हैं, है ना, वो कितनी होती हैं? तो इन दोनों की जोड़ दिया करो, कितनी होगी? 14 होगी। तो 6 और 8 14 और 14 28, और एक और बच गई, उसका नाम है हेड, HYOID। ये हड्डी यहाँ पाई जाती है गले में, ठीक। तो ये इसी का हिस्सा है किसका? हेड का, इसलिए काउंट होता है HYOID, ये अलग हड्डी है। तो टोटल बोन्स कितनी है हेड में? 29 है, जिसमें 6 से शुरू होंगी। 6 कहाँ पे? कान में। फिर 8 आएगा, 8 कहाँ पे? फोरहेड में। फिर जो फेस बनेगा इन्हें जोड़ दो, 8 और 6 14, 14 14 28, और एक जो है वो मानी जाती है गले में, उसका नाम है HYOID, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं 2-4। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शक एरा, ऐसे लिखते हैं ना, शक एरा यानी कि एक तरह से जो संवत होता है, कैलेंडर वगैरह कह देते हैं, उसे एरा भी कह देते हैं। तो ये कब शुरू हुआ था? कहता हाल फिलहाल की बात है। आज क्या याद आया आपको? 78 क्या एडी है बीसी? मतलब ईसवी या ईसा पूर्व? ओके, कंफ्यूज है अभी? 78 तो याद है, और ऑप्शन में अगर दोनों आगे बस गया ईसा पूर्व, और आपका आंसर हो जाता है गलत। आंसर है 78 एडी, 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। एडी तो समझते ही हो, एडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनो डोमिनी, मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, या गॉड भी कह सकते हैं, है ना। तो 78 एडी में शुरू हुआ था, और जो ये शक था ये वंश या कौन से राजा ने शुरू करा था? कुषाण वंश यानी कि कनिष्क, राजा कनिष्क की बात हो रही है। तो जो कनिष्क ने शुरू करा था ये शक एरा, ठीक है, कनिष्क। क्लियर है बात? 78 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जैसे हम जो है अशोक के जो है शिलालेख पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जिन्हें अशोक इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं इंग्लिश में, शिलालेख। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें सबसे लेंदी, सबसे लंबा लिखा गया कौन सा लेख है। मतलब काउंटिंग में बताना है कितने लेख थे वैसे इसके, 14 लेख थे अशोक के जो पाए गए हैं। तो पूछा है कि इनमें सबसे लंबा कौन सा है, तो नंबर ही बताना। 7 हुआ, बिल्कुल सही बात। अशोक या अशोका, लेंदी इंस्क्रिप्शन। सात हुआ, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अशोक की बात करते हैं तो एक नाम सुनते हैं कलिंग। कलिंग का युद्ध है ना। तो आपसे भाई यहाँ ये पूछा गया है कि जो कलिंग की राजधानी है वो बताइए। कैपिटल ऑफ कलिंग। कलिंग की राजधानी बताइए। पढ़ तो रखी होगी, याद नहीं आ रही भाई। इसमें होता क्या है, ओरल में जो है पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, कोई पीछे डिस्क्राइब तो मैं करता नहीं है ना। डिस्क्राइब होगा तो फिर तो वही सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो मैं पूछ रहा हूँ सर थोड़ा सोचने की कोशिश करो। आंसर है तोसली, TOSLI, जिस हम कलिंग युद्ध की बात करते हैं, जो एक स्थान था या राज्य था कलिंग, है ना, कलिंगा बोला जाता है इंग्लिश में। तो उसकी राजधानी या कैपिटल क्या थी, तोसली थी। बाकी सब चीज तो डिस्क्राइब तो हिस्ट्री में ही की जाएंगी, तो कलिंग युद्ध चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ साथ बताइए कि जो कलिंग युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व। वेरी गुड। ये जो कलिंग बैटल है ये हुआ था 261 BC, बिफोर क्राइस्ट। 261 ईस्वी पूर्व में ये युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध, 261 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आप बता दोगे, कई बार बता चुका हूं। अभी ज्योग्राफी भी आपकी चल भी रही थी या चल भी रही है। मैंने वहां भी पूछा था, बताया था आपको कि एक आइलैंड होता है मेडागास्कर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। मेडागास्कर, आपके रेस्पॉन्स लग नहीं रहा, अभी बताओगे। मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर आइलैंड कौन से महासागर में, बता दिए। हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हिंद महासागर में है, इंडियन ओशियन में, ठीक। और टॉप 3 सागर क्या है, सबसे बड़ा क्या है, पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरे नंबर पे है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, ठीक है। चलिए बस आए थे बेटा। अभी मैंने जो पूछा है 2 मिनट से रिवाइज करवा दूं थोड़ा सा, या तो पहले पूछे थे उनका रिवाइज करवा दूं 2 मिनट बस और, फिर नेक्स्ट पेपर पढ़ेंगे। पहले तो जो आज कराया उसे रिवाइज कर लो। अभी मैंने बताया था कि जो सोडा वाटर होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। और टार्ट्रिक एसिड कहाँ लिखा है मैंने यहाँ, कहाँ पे, अंगूरों में, ग्रेप्स में। और लैक्टिक एसिड तो मैंने लिखवाया ही नहीं। बाकी ये कहाँ आता है, दूध में। जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कितने % होता है, 7%। प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज कितने % होता है, 0.1% होता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, उसमें तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, सोच के बोलना,
सोच के तो नहीं बोला ना, जो सीक्वेंस में लिखता हूँ उसके हिसाब से बोला है, सोच के नहीं बोला। मैं कहा सोच के बोलो। तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड इसे लिखी जाती है क्योंकि आर्गन के हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वायुमंडल के अंदर। लेकिन सिर्फ परसेंटेज देखो आप, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 0.03, आर्गन कितनी होती है 0.93, तो कौन सी हुई ज्यादा 0.93 नहीं हुई, तो तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी आर्गन आएगी। ठीक है, इसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से, किसी को ना पता हो तो लिख लिया करो, सुन लिया करो। वायुमंडल में आर्गन होती है 0.93%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पीरियड में जब मैंने ओरल पढ़ाया था उसने पूछा था कि ऑस्कर अवार्ड कौन से सन से शुरू हुए थे? 1929 से शुरू हुए थे। फिर बताइए, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नाइल है, नील, उसकी लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर, 6700 में से 10 कम। ये लाइन में हमेशा बोलता हूँ इसलिए ताकि दिमाग में अटक जाए। 6700 में से 10 कम, बताओ लिखिए 6690 किलोमीटर। वो तो फिर मुझे वो ये जवाब देना पड़ेगा, उसका क्या बार बार लिखने में कोई कंट्रोल तो है नहीं, कोई कुछ ही लिखे जो। नेक्स्ट बताइए, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? फिर कोई 27 बोल रहा है, ये बोलो दिखा था 27 1928। साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था 1927 में और आया था भारत में 1928 में। इसका बताइएगा, एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। अभी किसी को बताया नहीं जा रहा क्या, या बताया सबने? याद है सबको? क्या बुक का नाम क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजें कहाँ उड़ जाएंगी? आंधी में। और आंधी से याद क्या आ जाएगा? अरुंधति, अरुंधति रोय। ये बुक फेमस क्यों है? क्योंकि इसे मैन बुकर अवार्ड मिला है ना, इस राइटर को, इस बुक के लिए। ठीक, और मैन बुकर अवार्ड में कितना धन दिया जाता है? 60,000 पाउंड। ठीक, 60,000 पाउंड। कल मैंने एक आर्टिकल ही भेजा था शायद पाउंड के ऊपर, पढ़ा था किसी ने? नहीं, पाउंड जो होता है वजन में भी तो होता है भाई। 1 पाउंड तो करेंसी होगी और 1 पाउंड होता है वजन में। आपकी वेबसाइट में एक आर्टिकल गया था, कल आर्टिकल में बनाए थे, 3-4 आर्टिकल बनाए थे, उसमें मैंने एक भेजा भी था शायद आपको, कि ये डिफरेंस बताया गया था वहां पे पाउंड में और लिब्रा। तो पाउंड को जब हम लिखते हैं सिंबल में एलबी करके लिखते हैं, एलबी। ये पाउंड करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं ना मास की, द्रव्यमान की, जिसे पौंड बोल देते हैं। पौंड तो सुना होगा? नहीं सुना? तो उस वजन की बात मैं कर रहा हूँ, उसे भी हम पाउंड बोलते हैं। तो इसे एलबी लिखते हैं, जैसे किलोग्राम को क्या लिखते हैं? केजी। तो बात समझ में आती है। तो भाई पाउंड को एलबी क्यों लिखा जाए? क्योंकि इसका नाम था लिब्रा। जो रोमन टाइम था उसमें जो मेजरमेंट की यूनिट थी, नापने तोलने की जो एक यूनिट थी, वो सबसे पहले थी लिब्रा। उस लिब्रा की शॉर्ट फॉर्म क्या है? एलबी, जो आज भी पाउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है। और 1 पाउंड में होते हैं 0.454 केजी, लगभग 0.454 केजी, जबकि एक लिब्रा में होते हैं 0.328.9 केजी। ठीक है, कितना बोला लिब्रा में? तो चल जाता है ना पता, 328.9 लगभग। और 1 पाउंड में 0.454, लगभग 450 ग्राम का बैठ गया। मतलब जो एक पाउंड बोलते हैं हम, या पाउंड बोलते हैं,
ठीक है। तो ये पाउंड वर्ड किसका है? तोलने वाला, ठीक है। और एक पाउंड क्या होती है? करेंसी। इनमें भी काफी अंतर है। रोज आर्टिकल भेजे जा रहे हैं, सर्च कर लिया करो। और लगभग 5-6 भेज रहा हूँ तो उनमें से 1-2 ही भेज पाता हूँ व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको ये तो मैंने शायद भेजा था व्हाट्सएप पे भी। बाकी मिलेंगे आपको वेबसाइट के अंदर, जो ब्लॉग है वेबसाइट के अंदर एक आएगा ना क्या, ब्लॉग, उसके अंदर ये सब चीज़ मिलेगी आपको, जो चीज़ें ढूंढ ढूंढ के निकाल के भेजी जा रही है सब। और लास्ट क्वेश्चन और बता दो। इंडिया में सबसे ज्यादा रबर कहाँ होती है? केरला में, केरल। भारत में सबसे ज्यादा रबड़ होती है, वो कहाँ होती है? चलिए रिवाइज हो गया है, कल को फिर आगे करेंगे इसी तरह से। इसका घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से, मोस्टली हो ही गए होंगे सारे, ठीक है।